हेलो फ्रेंड्स, हमारे टिस्का के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे सॉरी बोलेंगे क्योंकि हमारा जो ये वीडियो है बहुत लेट पोस्ट हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद आ रहा है। हम आपसे माफ़ी मांगेंगे कि आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। तो हम आशा करेंगे कि आगे जो है हम और भी सारी वीडियो आपके लिए ले आएँ, जिससे आपके लिए आगे की कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो चलते हैं हमारे वीडियो पे। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है सामाजिक स्त्रीकरण। सामाजिक स्त्रीकरण आखिर है क्या, ये हम आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले हैं वो है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उनकी विशेषताएं, आधार और सिद्धांत। तो हमारे चैनल पे, हमारे इस वीडियो पे आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी हम आपको इसकी पूरी डिटेलिंग बता पाएंगे और आप समझ पाएंगे इसकी डिटेलिंग को। तो चलते हैं, हमारा टॉपिक जो है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ। तो सामाजिक स्त्रीकरण है क्या? तो सबसे सिंपल वर्ड में सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम के विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर उच्च से निम्न रूप में स्त्रीकृत किया जाता है। वर्ग स्त्रीकरण विश्वव्यापी है और उसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। औद्योगिकीकरण की देन है। धन की विभिन्न अवस्था, धनी, मध्यम और निर्धन। धनी जो है मध्यम वर्ग के जो है और निर्धन वर्ग के हैं, जो वो को जन्म देती है। तो आप सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरीके से भी बहुत छोटे वर्ड में भी आप समझ सकते हैं कि समाज का जो स्वरूप है वो बहुत ही विषम है, बहुत ही व्यापक है। कहीं धनी लोग हैं, कहीं निर्धन लोग हैं, कहीं उद्योगपति या बिजनेसमैन हैं, तो कहीं कृषक हैं। ये सभी जो है हमारे समाज में चारों तरफ से फैले हुए हैं। तो सर्वत्र समाज विभिन्न श्रेणियों, आर्थिक हुआ, चाहे सामाजिक हुआ, चाहे राजनीतिक हुआ एवं धार्मिक में विभक्त है। मतलब इन चारों में विभक्त हुआ है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्यों और समूहों को परिस्थिति के पदानुक्रम, यानी कि परिस्थिति के पदानुक्रम में न्यूनाधिक स्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है, सामाजिक स्त्रीकरण किया जाता है। यानी कि ऊपर से लेके उच्च से निम्न वर्ग तक, हाँ, उच्च से निम्न वर्ग तक जो पदानुक्रम में न्यूनाधिक स्थायी रूप से श्रेणीबद्ध किया जाता है वह सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आपको सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो हम इसकी परिभाषा भी आपको बता देते हैं। इसकी परिभाषा तो कई लोगों ने अपनी तरफ से दी है, परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हमने आपको गिब्सबर्ग के अनुसार जो है परिभाषा वो इस वीडियो में आपको दिया है डिटेल उसका। तो गिब्सबर्ग के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थायी समूहों एवं श्रेणियों में विभाजन है। जैसा कि अर्थ में हम जो सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ हमने बताया था उसमें आपको डिटेल बता दिया है हमने कि गिब्सबर्ग का क्या कहना है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधिकता संबंधों में परस्पर संबंध होते हैं, परस्पर उन लोगों में संबंधित होते हैं। तो ये था हमारा सामाजिक स्त्रीकरण की परिभाषा। अब हम बताएंगे कि सामाजिक स्त्रीकरण की परिभाषा क्या है, सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता क्या है। इसकी विशेषता क्या है वो हम आपको इसमें डिटेल में बता रहे हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपको इसमें 6 पॉइंट दिया है और बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है। तो सामाजिक स्त्रीकरण की सबसे पहले जो विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। मतलब सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों द्वारा सीमित न होकर के ये पूरे समाज में व्याप्त है, पूरे समाज में ये फैला हुआ है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है सामाजिक मूल्यांकन। थर्ड है कार्यों की प्रधानता। फोर्थ है निरंतरता। फिफ्थ है स्थायित्व और जो सिक्स हमारा लास्ट है वो उच्चता एवं निम्नता। तो ये हमने 6 पॉइंट में आपको सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषता समझा दी है, बता दी है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सामाजिक स्त्रीकरण के आधार। तो हमारे जो सामाजिक स्त्रीकरण के आधार हैं उन आधार को दो प्रकार के वर्ग में बांटा गया है, प्राणी शास्त्रीय आधार और जो सेकंड है वो है समाज शास्त्रीय आधार। तो पहले हम चलेंगे प्राणी शास्त्रीय आधार। तो प्राणी शास्त्रीय आधार में आपका आएगा आयु, लिंग, जन्म और प्रजाति। ये चार चीजें हैं प्राणी शास्त्रीय आधार में। तो हम चलते आयु के अनुसार हम आपको बता देते, थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं इसको कि आयु के अनुसार जो है प्रत्येक समाज में कई ऐसे पद होते हैं जो एक निश्चित आयु के व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, जैसे शिशु हो गए, प्रौढ़ हो गए तथा वृद्ध हो गए। ये हमारा प्राणी शास्त्री के आधार पर आयु की डिफिनेशन है। अब हम सेकंड जो है लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में विभेदीकरण सबसे प्राचीन है। थर्ड है जन्म भी समाजशास्त्री में उसकी परिस्थिति का निर्धारण करता है, उसकी स्थिति का निर्धारण करता है। और जो हमारा प्राणी शास्त्रीय आधार का जो लास्ट है वो है प्रजाति। तो प्रजाति के आधार पर स्त्रीकरण वहाँ देखा जाता है जहाँ विभिन्न प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं, जहाँ विभिन्न प्रजातियाँ जो हैं वो एक साथ जुट करके एक साथ रहती हैं। तो ये था हमारा प्राणी शास्त्रीय आधार पर ये 4 पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने समाजशास्त्रीय आधार पर। तो समाजशास्त्रीय आधार पर 3 पॉइंट है, संपत्ति, धार्मिक योग्यता और राजनीतिक शक्ति। तो संपत्ति को हम आपको डिटेल कर देते हैं, इसको समझा देते हैं कि संपत्ति का आशय इसमें है समाज में अमीर व गरीब का स्त्रीकरण। जो लोग ऊंचे पद व पैसे वाले होते हैं उन लोग के लिए समाजशास्त्रीय आधार संपत्ति के लिए बनाया गया है। सेकंड जो है वो है धार्मिक योग्यता, धार्मिक ज्ञान या धार्मिक योग्यता। तो धार्मिक स्त्रीकरण भी है, जो लोग कर्मकांड, धार्मिक ज्ञान आदि में लगे होते हैं उन्हें उच्च प्रतिष्ठा वाला माना जाता है। और जो हमारा इस आधार का जो लास्ट पॉइंट है वो है राजनीतिक शक्ति। तो राजनीतिक शक्ति का क्या आशय है, सत्ता व अधिकार के आधार पर भी समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। जिन लोगों के पास सत्ता शासन होती है उनकी स्थिति ऊंची होती है। तो ये था हमारा समाजशास्त्रीय आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण का आधार। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो वो है सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। तो सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत क्या है, हम आपको दो विद्वानों के अनुसार ये बताएंगे। तो मार्क्स के अनुसार और सेकंड जो है वो है मैक्स वेबर के अनुसार। तो ये दोनों सिद्धांत हम आपको इसमें छोटे में बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मार्क्स के अनुसार जो है सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत है कि मार्क्स इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल जो मार्क्स हैं वो सबसे ज़्यादा अग्रणीय हैं। उन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है। अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये में इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने किया है। उनके अनुसार प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग विद्यमान रहते हैं और उनमें परस्पर संघर्ष रहा है। तो मार्क्स जो है स्त्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपनी कृति जो है, जैसा हमने बताया आपको अभी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो उन्होंने आर्थिक का मतलब संपत्ति या धन स्थिति को स्त्रीकरण का मुख्य आधार माना है। उन्होंने आर्थिक स्थिति को ही स्त्रीकरण का मुख्य आधार माना है। स्वामित्व के कारण ही मानव इतिहास में हमेशा 2 वर्ग में उपस्थित रहा है, पहला शोषक और दूसरा जो है शोषित। इन 2 वर्ग में वह रहा है। तो धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य सभी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित होते हैं। ठीक, तो ये था हमारे कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत। अब हम चलते हैं जो हमारा सेकंड है सिद्धांत मैक्स वेबर के। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत के बारे में क्या दिया है ये हम आपको बताते हैं इस टॉपिक पे। तो जो हमारे मैक्स वेबर हैं वो जर्मनी के समाजशास्त्र मैक्स वेबर ने भी 3 मापदंडों को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे एक
प्रमुख आधार मानकर समाज का स्त्रीकरण किया है। इन्होंने 3 मापदंडों को महत्वपूर्ण मान करके एक प्रमुख आधार मानकर समाज का स्त्रीकरण किया है। तो पहला जो है वो है आर्थिक संपत्ति तथा आर्थिक लाभ के अवसर पर नियंत्रण। सेकंड जो है वो है राजनीतिक सत्ता के ऊपर नियंत्रण। और जो थर्ड है वो है सामाजिक स्थान व प्रतिष्ठा के ऊपर नियंत्रण। तो इन 3 रूप में, इन 3 मापदंडों में मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत को परिभाषित किया है। तो मैक्स वेबर का यह मानना भी था कि इन तीनों आधार को एक दूसरे से अलग करके देखना शायद संभव ना हो। मतलब ये जो तीनों आधार हैं, इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं करना संभव नहीं है। इन तीनों का साथ में ही इसका स्थायित्व है। इन तीनों को अलग करके देखना शायद संभव ना हो, इसलिए इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को मिलाकर देखना चाहिए ताकि व्यक्ति के स्थान का सही आंकलन किया जा सके। और निस्संदेह इन तीनों आधार का अपना विशिष्ट स्थान है और ये सभी जो है अलग अलग तरीके से व्यक्ति के व्यवहार तथा स्थान में निर्धारक तत्व के रूप में देखे जा सकते हैं। तो मैक्स वेबर जो है उनके अनुसार जो है ये संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाएं और वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। वेबर जो है वो आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। तो ये था हमारा मैक्स वेबर का सिद्धांत। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी हम इससे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सके जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए, अपना सपोर्ट इसी तरह देने के लिए थैंक यू सो मच।